देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स अगर एक मैच हार गई है तो दिल्ली कैपिटल्स बहुत बेकार टीम हो गई है या वो प्लेऑफ में आ नहीं सकती। पॉइंट ये है कि एक बार गलती हो तो समझ में आता है, इट मेक्स सेंस। बट बार-बार अगर टीमें वही गलती करें तो समझ में आने लगता है कि यार ये टीम फिर प्लेऑफ में जाने लायक है नहीं, या फिर ये प्लेऑफ में जाने के पहले 1-2 क्रूशियल मैच हार करके बाहर हो सकती है। और दिल्ली कैपिटल्स एक ऐसी टीम रही है जिसकी हमेशा से ये आदत रही है कि अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, लगातार 3-3, 4-5 मैच शुरुआत में जीतते भी हैं। उसके बाद भी या तो प्लेऑफ में आते नहीं है या प्लेऑफ में आने के बाद बाहर हो जाते हैं। और सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट मैच में ये चीज़ साफ देखने को मिली है। हर किसी को ये बात पता है कि सनराइजर्स हैदराबाद की पहले बैटिंग अच्छी थी हमेशा से, और इस सीज़न में इनकी बॉलिंग सबसे वीक थी और पैट कमिंस कैप्टन भी नहीं थे। बॉलिंग जैसे ही स्ट्रांग हुई, ये मैचेस जीतने लगे। राजस्थान रॉयल्स जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को इतनी बुरी तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने हराया कि हर किसी को समझ में आने लगा था कि यार इनके बॉलर्स ना अब उतने बेकार रहे नहीं है जितना आप इन्हें कंसीडर कर रहे हो। आप जिस तरह से इनको वीक समझ रहे हो, ये वीक है नहीं। उसके बाद भी सनराइजर्स हैदराबाद के बॉलर्स को हल्के में लेना। दूसरी चीज़ कि सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग हमेशा से स्ट्रॉन्ग रही है, उसमें 3-4 मेन प्लेयर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखोगे तो नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 ट्रेविस हेड, नंबर 3 ईशान किशन, नंबर 4 हेनरिक क्लासेन और फिर मिडल ऑर्डर में नीतीश कुमार रेड्डी। ये 5 प्लेयर हैं, वो सनराइजर्स हैदराबाद इन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। इनमें से 1 या 2 प्लेयर का 3 प्लेयर का ऑफ डे अक्सर हो जाता है। कभी ईशान किशन पहली बॉल पर आउट हो गए या 2-3 4 बॉल पर आउट हो गए, कभी नीतीश कुमार रेड्डी नहीं चले, कभी ट्रेविस हेड नहीं चले, कभी अभिषेक शर्मा ही पहली बॉल पर आउट हो गए। बट ऐसा बहुत कम होता है कि इन पाँचों प्लेयर में से कोई भी ना चले, और स्पेशली जो ऊपर के टॉप 4 है, इनमें से कोई ना चले, ऐसा कम होता है। एंड इसी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद बोर्ड पर रन तो यूजुअली हमेशा ही लगा देती थी। लेकिन बॉलिंग इतनी खराब हुआ करती थी कि मैच हार जाती थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। अगर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बॉलिंग अच्छी करती है और कैप्टन इनके पास होता है इनका रेगुलर, जैसे पैट कमिंस 2024 में हुआ करते थे, तो आप देख लो इसी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने फाइनल खेला हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जो टीम जीतती है या जो टीम 5 बार, 6 बार, 8 बार फाइनल में आई हुई है, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स या फिर मुंबई इंडियंस जो 5 बार जीती है, चेन्नई का भी यही हाल है। इनको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, बाकी टीमों को कंसिडर ही नहीं किया जाता है कि ये डिज़र्व भी करती हैं फाइनल में आना या प्लेऑफ में आना या फाइनल जीतना। एंड सनराइजर्स हैदराबाद के साथ स्पेशली यही होता है। सनराइजर्स हैदराबाद को इतनी बड़ी टीम माना ही नहीं जाता है। यही माना जाता है कि ये टीम बैटिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल नॉर्मल है। बट सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने लास्ट के 3 मैचेस बैक टू बैक जीत करके ये प्रूव किया है कि नहीं, हम 2024 में अगर फाइनल खेल चुके हैं, तो हम फाइनल जीतने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। पहले राजस्थान रॉयल्स को हराया, उसके बाद आप लास्ट मैच देख लो, वहां पर भी कंफर्टेबल विन थी। और फिर जो ये तीसरा मैच था दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट, इसमें जीत करके तो ये टेबल में ऊपर आ गए। एक समय सनराइजर्स हैदराबाद की टीम फंसी हुई दिखाई दे रही थी, बट अब वो चीज नहीं रह गई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब पता है कि ऊपर से अगर अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड को आउट नहीं किया, तो ये लोग रन बनाएंगे 200 के ऊपर, क्योंकि अभिषेक शर्मा इस समवन, जो बंदा बैटिंग अगर करेगा तो 50 अगर बनाएगा, 15 बॉल, 16 बॉल, 18 बॉल, 20 बॉल, इसी पर वो 50 बनाता है। अगर सेंचुरी बनाएगा तो बहुत ज्यादा बॉल वो तब भी नहीं लेगा, मुश्किल से 60, 65, 70 बॉलें लेगा और बना देगा। एक सेंचुरी पहले ही आ चुकी है, आपको याद होगा पंजाब किंग्स के अगेंस्ट जो आई थी, जिसमें लिख करके लाए थे वो अपने पास कि दिस इज फॉर ऑरेंज आर्मी। उसके बाद भी दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई प्लान नहीं था सनराइजर्स हैदराबाद के बैट्समैन को रोकने का, अभिषेक शर्मा को रोकने का। मतलब 68 बॉल पर 135 रन अभिषेक शर्मा ने जो लगाए हैं, उसमें 10 बाउंड्री थी, मतलब 10 चौके थे और 10 छक्के थे। 100 रन तो उस बंदे ने सिर्फ बाउंड्री से लिए, सिर्फ चौके छक्के मारे। 35 रन में उसने सिंगल डबल जो भी किया। आप सोच सकते हो कि किस लेवल का डोमिनेशन था अभिषेक शर्मा का। ये तो हर कोई देख रहा है कि सेंचुरी बनाई। सेंचुरी किस तरह से बनाई, कितनी बॉल पर बनाई, वो इंपॉर्टेंट है। अगर ये 135 रन 80-90 बॉल पर आ रहे होते, अच्छी सेंचुरी वो भी होती, बात उसकी तब भी होती, एप्रिसिएशन तब भी मिलता। बट जब आप 68-65 बॉल पर सेंचुरी बनाते हो, 50 से कम बॉल पर सेंचुरी बना देते हो, 135-35 रन बना रहे हो 68 बॉल पर, देन इट मेक्स सेंस कि भाई क्यों आप वर्ल्ड के नंबर 1 टी20 बैट्समैन रहे हो? क्यों आपका इतना नाम है? आपकी क्यों इतनी बात होती है? और जब टी20 वर्ल्ड कप या किसी भी बड़े टूर्नामेंट में आप जाते हो, तो टीमें आपके लिए प्लान बना के चलती हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने कोई प्लान ही नहीं बनाया सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा के लिए, जबकि पता है कि ट्रेविस हेड फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। वो सिर्फ साथ देने का काम करते हैं। वही काम उस बंदे ने कल भी किया। 26 बॉलें खेली, 37 रन बनाए, 97-98 रन की पार्टनरशिप लगा दी 8-9 ओवरों में। यही काम इस समय ट्रेविस हेड का बना हुआ है पूरे आईपीएल 2026 के सीजन में। लेकिन अभिषेक शर्मा दूसरे एंड से अपना नेचुरल गेम खेलते हैं। उसके बाद भी कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो कंट्रोल कर पाए अभिषेक शर्मा को चौके छक्के लेने से। ना ईशान किशन के पास में कोई एक वो था कि भाई इसको हम रोक लेंगे।
वो बंदा भी आ रहा है 13 बॉल पर 25 रन बना रहा है। हेनरी क्लासन बैटिंग करने आ रहा है, वो भी 13 बॉल पर 37 रन बना रहा है। जो बंदा आ रहा है वो छक्के-चौके लगा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने या अक्षर पटेल ने कैप्टेंसी में ऐसा गजब दिमाग लगाया हो इस मैच में पर्टिकुलरली कि ट्रेविस हेड को आउट कर लिया हो। चलो अभिषेक शर्मा आप नहीं चल रहे थे, आप उनको नहीं सँभाल पा रहे थे, ठीक है। वो एक बंदा एक एंड से छक्के लगा रहा था, ठीक है। आप ट्रेविस हेड को जल्दी आउट करते, आप हेनरी क्लासन को जल्दी आउट करते, ईशान किशन को जल्दी आउट करते। मतलब 242 रन जो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए हैं, सिर्फ 2 विकेट आउट हुए हैं, किसी को विकेट ही नहीं मिल रहा। और दिल्ली कैपिटल्स की इतनी खराब बॉलिंग हुई है और मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मतलब ओवर किस टाइप से करवा रहे थे। भाई टी नटराजन को 4 ओवर दिए, उस बंदे ने केवल अच्छी बॉलिंग की है, 40 रन दिए हैं। मतलब सबसे अच्छी बॉलिंग जो है, वो 4 ओवर में 40 रन है। लुंगी एनगड़ी 4 ओवर में 41 रन। ये तो चलो फिर भी ठीक है कि भाई 8 ओवर में 81 रन दोनों ने मिलके दिए। स्पिन को इतना भयंकर मारा है ना सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने, कि आप सोच भी नहीं सकते। भाई 4 ओवर जो स्पिन कहते हैं ना उसमें 53 रन गए हैं। लोगों के पास जब स्पिन बॉलिंग होती है, तो वो ये सोचते हैं कि भाई हम रन नहीं बनने देंगे, हम इतना पिटवाएँगे नहीं। 1 ओवर खराब चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हम बाकी के ओवर्स में कंट्रोल करेंगे। कुलदीप यादव 2 ओवर में 30 रन। अक्षर पटेल खुद बॉलिंग करने आए 2 ओवर में 23 रन। मतलब अक्षर पटेल ने ना तो 4 ओवर खुद किए, ना ही कुलदीप यादव से 4 ओवर करवाए। इन दोनों ने मिल करके 2-2 ओवर किए और टोटल 53 रन दिए। नटराजन 40 दे ही चुके थे, लुंगी एंगल 41 दे ही चुके थे। मुकेश कुमार जो अभी तक बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, आरसीबी के अगेंस्ट आपने देखा होगा, उस बंदे ने दिन के मैच में कितनी अच्छी ऑफ स्टंप से बाहर की बॉलें रखी थी और विकेट भी लिया था और रन भी ज़्यादा नहीं दे रहे थे। मुकेश कुमार को इतना भयंकर टारगेट किया है ना अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड और बाकी के प्लेयर्स ने, कि 4 ओवरों में 53 रन दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा है, ये थोड़े बहुत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। और दूसरे एंड से किसी बॉलर का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, किसी भी तरीके का। मतलब आपको लग रहा हो कि यार चलो एक बॉलर ऐसा है जो जिस पर रन लग रहे हैं, जैसे नटराजन पर रन लग रहे हैं, लुंगी एंगड़ी पर रन लग रहे हैं, कुलदीप यादव पर भी रन लग रहे हैं, जबकि कुलदीप यादव अपनी विकेट टेकिंग एबिलिटी के लिए ही जाने जाते हैं। आपने 2 ओवर कराए, 30 रन गए, आप तीसरा ओवर करवा सकते थे। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे पर रन पिट जाएँगे, तो आप उसको दे सकते थे। इसी तरीके से मुकेश कुमार जिनसे बहुत उम्मीदें थी, उनको इतना ज़्यादा टारगेट किया है कि भाई इनका जो मेन पेस बॉलर है, जो मेन पेस अटैक है, उस पर 53 रन दिए हैं। इससे पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स की टीम बैकफुट पर थी। मतलब 242 रन जब आप बनवा देते हो ना, पहले से ही ये हो जाता है कि भाई अब आप कैसे जीतोगे? आपके बैटर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा, पावर प्ले में ही इतना मारना पड़ेगा, फिर मिडल ओवर्स में इतना मारना पड़ेगा कि ये कभी भी ईज़ी होगा ही नहीं। नीतीश राणा 4 ओवर में 55 रन। मतलब आप कुलदीप यादव से 2 ओवर करवा रहे हो। आप खुद कैप्टन हो, आपको इतना एक्सपीरियंस है, आप 2 ओवर कर रहे हो और नीतीश राणा को आप 4 ओवर दे रहे हो। ये टैक्टिकल चेंज मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब आप क्या सोच रहे थे? मतलब कितना भी कुछ भी आप मैचअप बना लो कि भाई अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, तो मैं ऑफ स्पिन लगाऊँगा, मैं ये लगाऊँगा, मैं वो लगाऊँगा। बट कहीं से भी इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि भाई अक्षर पटेल 2 ओवर कर रहे हैं, कुलदीप यादव 2 ओवर कर रहे हैं और नीतीश राणा 4 ओवर कर रहे हैं और 55 रन दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि भाई उस बंदे ने अगर आप उसको बॉलिंग करवा रहे हो, तो उस बंदे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की हो, उसने 30 रन दिए हों, 35 रन दिए हों, तो आपने 4 ओवर करा दिए हों कि चलो भाई आज हम लोगों का दिन नहीं है, तो इससे पिट इसको दे देते हैं, ये कम पिटवा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग ही ऐसी थी जिसकी वजह से आरसीबी को आरसीबी के घर में जाके हराया था। और सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट जाकर के इतनी बेसिक लेवल की बॉलिंग हो गई, इतनी बेसिक लेवल की कैप्टेंसी हो गई, जो आप अक्षर पटेल से उम्मीद नहीं करते हो क्योंकि ये टी20 वर्ल्ड कप में भी इंडिया के वाइस कैप्टन थे। अक्षर पटेल को बहुत एक्सपीरियंस है एंड उसके बाद भी ये गलती हुई है। पिछले सीज़न में भी अक्षर पटेल ने ही कैप्टेंसी की थी दिल्ली कैपिटल्स की, तो ऐसा नहीं है कि ये उनका पहला सीज़न है या वो कैप्टेंसी करना जानते नहीं। और सनराइजर्स हैदराबाद का बहुत सिंपल सा हिसाब-किताब है, आते ही आते इतने रन मार दो कि उसके बाद बॉलर्स के लिए काम आसान हो जाए और ठीक यही चीज़ की है। जब 242-243 रन टीम बना देती है ना, तो बॉलर्स के पास डिफेंड करने के लिए बहुत कुछ होता है और वो कॉन्फिडेंस होता है कि भाई हम नहीं बनाने देंगे। एंड दिल्ली कैपिटल्स के लिए अगर टू बी ऑनेस्ट कुछ पॉजिटिव देखा जाए, तो वो 2 पॉजिटिव है और वो यही है कि नीतीश राणा और समीर रिजवी ये दोनों फॉर्म में आ गए हैं। समीर रिजवी ने कल 27-28 बॉल पर 41 की पारी खेली, बढ़िया इनिंग्स थी भाई, वो बंदा फॉर्म में आ गया है, आप ये कह सकते हो, क्योंकि लास्ट के जो 3 मैचेस रहे वो अच्छे नहीं रहे। नीतीश राणा को दोबारा से टीम में लाया गया क्योंकि भाई तीसरे नंबर पर जिसको भी मौका दे रहे थे वो रन नहीं बना पा रहा था। करुण नायर को पिछले मैच में मौका दिया बट उनसे भी रन नहीं लगे और ये चीज़ कई बार देखी गई है कि करुण नायर को जब-जब मौका मिला है तो वो कन्वर्ट नहीं कर सके हैं। नीतीश राणा ने कल लेकिन जो 30 बॉल पर 57 की पारी खेली थी, उससे दिल्ली कैपिटल्स बहुत बुरी तरह से नहीं हारी, वरना ये कम से कम 100 रन से हारते या 70-80 रन से तो हारते ही हारते। बट जो उस टाइम पर केएल राहुल के साथ में पार्टनरशिप की थी नीतीश राणा ने, उससे स्कोर इतना डिसेंट इनफ हो गया कि आप ये कह सकते हो कि यार मैच में कहीं न कहीं दिल्ली कैपिटल्स बनी हुई थी। क्योंकि अगर आप ढंग से मैच को देखोगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक टाइम पर दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर और सनराइजर्स हैदराबाद का स्कोर 9-10 ओवरों के बाद ऑलमोस्ट सेम था। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद ने मिडल ओवर्स में उसी रन रेट से बैटिंग की जो वो पहले पावर प्ले में कर रहे थे। सनराइजर्स हैदराबाद के करीब 9 ओवरों में 9 साढ़े 9 ओवरों में 97-98 रन थे। तब जाकर के उनका पहला विकेट गिरा था इन द फॉर्म ऑफ ट्रेविस हेड। और ठीक यही हाल दिल्ली कैपिटल्स का भी था कि इन्होंने भी 9 साढ़े 9 ओवर में 100 के आस-पास रन बना लिए थे।
बट सनराइजर्स हैदराबाद ने ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बाद दूसरा विकेट 176 पे तक गिरने नहीं दिया। और ये जो 97 से 176 तक का स्कोर पहुंचा है ना, ये सिर्फ 6 ओवरों में पहुंचा है। तो 9 से 15 के बीच में इस लेवल की पिटाई हुई है बॉलर्स की। एंड 176 के बाद भी जो 242 बने हैं ना, वो बाद के 5-6 ओवरों में बने हैं। यानी कि 15 से 20 के बीच में 176 से 242 सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ले गए। और ये तब की कहानी है जब पावर प्ले नहीं चल रहा है। पावर प्ले तो हर कोई उड़ा लेता है, हर कोई मार लेता है कि भाई 6 ओवर में मार दिया। लेकिन बहुत ही कम प्लेयर ऐसे हैं या बहुत ही कम टीमें ऐसी हैं, जैसे पंजाब किंग्स है। आपने उस दिन देखा होगा कूपर कॉनोली और प्रियांश आर्या जब बैटिंग कर रहे थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि भाई पावर प्ले चल रहा है या नहीं चल रहा है। वो उसी तरह से 1 ओवर में 3-3 छक्के मारेंगे। 5 छक्के एडन मार्करम ने जिस ओवर में लिए थे ना एलएसजी के अगेंस्ट, वहां से एक मोमेंटम अलग ही लेवल पर शिफ्ट हो गया था प्रियांश आर्या, कूपर कोहली के साथ-साथ पूरी पंजाब किंग्स की टीम के लिए। ठीक वैसे ही कल अभिषेक शर्मा ने जिस तरीके से एक एंड से मारना शुरू किया है, उसके बाद कोई ऑप्शन था ही नहीं दिल्ली कैपिटल्स के पास कहीं से भी किसी भी तरीके का। सिर्फ 20 ओवर कंप्लीट करने को देख रहे थे कि भाई हम कैसे भी कंप्लीट कर लें, हम बच तो सकते नहीं। और जब बैटिंग करने दिल्ली कैपिटल्स आई थी तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को पता था कि हमें इनके कौन-कौन से प्लेयर हैं और किनको आउट करना है। और ईशान किशन ने बहुत बढ़िया कैप्टेंसी की, 242 रन बनाने के बाद भी अपने बॉलर्स को बहुत सही समय पर रोटेट किया है। ठीक अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स को देखोगे, वहां पर बॉलिंग चेंजेस ढंग से नहीं हो रहे थे। सनराइजर्स ने जब हर्ष दुबे को लगाना था तभी लगाया। उस बंदे ने सिर्फ 2 ओवर किए, 10-12 रन दिए और 3 विकेट ले लिए। बाद के जो विकेट थे ना, वो समझ लो उसी ने लिए सब। और ईशान मलिंगा अभी तक 1-1, 2-2, 1-1, 2-2 विकेट मिल रहे थे। लेकिन आपको बहुत ऐसा नहीं लग रहा होगा देख के कि यार इतना बड़ा बॉलर है ये। लेकिन उन्होंने अपने फादर की लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है, ये अब दिखाई दे रहा है। एक तो मैच में विकेट मिल रहे हैं भाई, 1-2, 1-2, लास्ट मैच में भी 3 विकेट मिले थे। यहाँ पर 4 विकेट जो लिए हैं, वो चारों के चारों बड़े विकेट लिए हैं, मेन विकेट लिए हैं। नीतीश राणा को आउट किया, उसके बाद फिर से डेविड मिलर को आउट कर दिया, वो भी पहली बॉल पर। उसके बाद में 2 विकेट जो इंपॉर्टेंट थे, जो कुछ समय तक फाइट कर सकते थे, उनको भी आउट कर दिया। जैसे आशुतोष शर्मा, उनको दिल्ली कैपिटल्स ने इसलिए भेजा था कि भाई ये स्कोर को करीब ले जाएगा या हो सकता है अगर फंस जाए तो जिता भी दे। तो आशुतोष शर्मा को आउट किया। क्रिस्टन स्टब्स को पता था कि भाई पेस का यूज़ कैसे करना है। वो बार-बार ट्राई कर रहे थे कि भाई मैं लेफ्ट शॉट खेल दूँ या फिर मैं रिवर्स स्वीप मार दूँ या फिर मैं स्विच हिट मार दूँ या फिर मैं स्लाइस करके निकाल दूँ। मतलब वो रेगुलर वी शेप में बैटिंग कर ही नहीं रहे थे। उनको पता था भाई पेस यूज़ करो। तो ईशान मलिंगा पर जैसे ही 2-3 बाउंड्री लगती है, उसके बाद उसने पेस एकदम से 140 से 114 कर दिया। एंड उसी चीज़ में धोखा खा गए ट्रिस्टन स्टब्स। तो ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, नीतीश राणा, ये इतने बड़े-बड़े विकेट थे और डेविड मिलर को तो पहली बॉल पर ही कर दिया था। इन 4 विकेट से ना पूरा मिडल ऑर्डर दिल्ली कैपिटल्स का खत्म हो गया। अगर डेविड मिलर खड़े रहते तो कुछ उम्मीद रहती कि भाई जो 42-45 रन से 47 रन से हार गए हैं, ये शायद 2-5 रन होता, 10 रन होता या हो सकता है जीत ही जाते, क्योंकि डेविड मिलर इस समय जो 5-6 छक्के भी लगा सकता है 15-20 बॉल के अंदर, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। वो जो गैप था वो फिल किया जा सकता था। लेकिन डेविड मिलर को पहली बॉल पर आउट करना। सनराइजर्स हैदराबाद क्लस्टर में विकेट नहीं दे रही थी। ऐसा नहीं था कि भाई उनके 5 विकेट गिर रहे हैं, एकदम से 3 गिर गए, 2 गिर गए। जबकि दिल्ली कैपिटल्स को शुरुआत बहुत तगड़ी मिली थी। आप 100 रन बना रहे हो, आपका केवल 1 विकेट गिरा है, जो कि हमेशा ही गिर जाता है प्रथम निशंक का। लेकिन उसके बाद केएल राहुल और नीतीश राणा ने अच्छी बैटिंग की थी। रिक्वायर्ड रन रेट को बना के चल रहे थे, मेंटेन करके चल रहे थे। लेकिन वहां पर जैसे ही 107 रन जब बने थे टीम के, केएल राहुल आउट हुए, नीतीश राणा आउट हुए और फिर उसके बाद में तीसरा विकेट एक और गिर गया। तो ये जो बैक टू बैक 3 विकेट गिरे ना, मतलब 107 पे 4 विकेट हो गए। इस वजह से दिल्ली कैपिटल्स मैच में पूरी तरह से पीछे हो गई। क्योंकि आपको रन तो बनाने हैं, लेकिन आपको अपने विकेट भी तो बचाने हैं। भाई जो बंदे रन बना सकते हैं, उन्हीं से तो आप उम्मीद करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि हर कोई आकर के रन बना देगा। दिस वाज़ द रीज़न कि दिल्ली कैपिटल्स बहुत ज़्यादा पीछे थी सनराइजर्स हैदराबाद से। और कल का जो ये मैच था, ये टेम्पलेट था कि अब किसी भी टीम के साथ मैच पड़े सनराइजर्स हैदराबाद का, बहुत सिंपल प्लान है। अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन को आउट करो, बॉलर्स के खिलाफ संभल के खेलो। इनके बॉलर्स विकेट ले रहे हैं, रन नहीं बनाने दे रहे हैं। ये टेम्पलेट अगर फॉलो नहीं की, तो सनराइजर्स हैदराबाद आपको टॉप 4 क्या टॉप 3, टॉप 2 में भी दिखाई दे सकती है। क्योंकि ये मौके पर आकर के परफॉर्म कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा ने पिछले मैच में 15 बॉल पर 50 बनाए थे। वहां पर हाफ सेंचुरी 15 बॉल पर आई थी। यहाँ पर 65 बॉल पर, 68 बॉल पर बंदा 130, 135 रन ठोक दे रहा है। सेंसेशनल फॉर्म है भाई, सेंसेशनल। अब आप इसे बोल दो कि भाई ये आईपीएल का ही शेर है या आईपीएल में ही बना रहा है, जो बोल रहा है बोल लो। और रियलिटी तो यही है कि अभिषेक शर्मा ने अपनी टीम को डोमिनेट करके जितवाया है। और यही अल्टीमेटली मैटर भी करता है अगर आप आईपीएल की बात कर रहे हो तो। तो ये पूरा सीन था जिसमें दिल्ली कैपिटल्स सीन में थी ही नहीं। और दिल्ली कैपिटल्स को अगर ऊपर आना है तो इस तरीके के मैचेस जीतने पड़ेंगे, क्योंकि अभी आगे बहुत सी ऐसी टीमें हैं जिनमें टीम कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा है। वहाँ प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं और वो अगर चल गए ना अपने दिन, तो वो ऐसे ही 2 पॉइंट आपके खराब कर देंगे। दिल्ली कैपिटल्स को जल्द से जल्द वो 8 मैच जीतने पड़ेंगे कि भाई कम से कम आप प्लेऑफ में आ जाओ। उसके बाद आप क्या करते हो, वो एक अलग गेम है। लेकिन जैसे अभी क्रिकेट खेल रही है, 1 मैच बहुत अच्छा जीता, फिर 2 मैच हार गए, फिर 1 बहुत बढ़िया जीता, फिर हार गए। ऐसे काम नहीं चलेगा दिल्ली कैपिटल्स का।